हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबों की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का बेसिक क्लास हमने इससे पहले करा दिया था नए सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आते हैं 20 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं, तो आज हम लगभग 30 क्वेश्चन तक, ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कराएंगे बेसिक को लेते हुए। ठीक है, जितने भी बेसिक इससे पहले मैं बता दिया था उसके आगे जो भी टॉपिक उसमें आएंगे वो सब कुछ आपको लगातार बताते रहेंगे और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कहा गया है कि रेखाओं, दो रेखा दी गई है, ठीक है, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा, देखिए क्वेश्चन सामने, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो समीकरण दिए गए हैं, रैखिक युग्म समीकरण व्यापक रूप में दिए गए हैं, और बोला है कि इन रैखिक समीकरण युग्म के लिए इसका हल क्या होगा। चार ऑप्शन भी आप सभी को दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही होगा। तो चलिए, हमने बताया था आप सभी को, ठीक है, क्या बताया गया था कि अगर दो समीकरण आपके दिए गए हो, दो रैखिक युग्म समीकरण आपको दिए गए हो, ठीक है, वो क्या होता है a1x व्यापक रूप में प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण इस रूप में व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमने आप सभी को बताया था अनुपातों की तुलना करके, अनुपात की तुलना करके आप बता सकते हैं कि इन रैखिक समीकरण युग्म का या तो क्या कहलाएगा, या तो कहलाएगा कि एक रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। अब बोलना है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, ठीक है, या क्वेश्चन में क्या बोला है, अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या, अगर अद्वितीय हल है, ऐसा बोला है कि इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए अद्वितीय हल होगा, वो क्या होगा। कोई भी रैखिक समीकरण युग्म अगर इस रूप में दिया गया है तो उसका जो अद्वितीय हल होता है वो कैसा बताते हैं, यदि अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपात की तुलना कैसे करते हैं, a1 का a2 से, यानी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और क्या c1 बाई c2, इनका अनुपात आप निकालेंगे। यदि यहां पर a1 बाई a2 जो है वो आपका बराबर ना हो इसके b1 बाई b2 के, तो आप कहेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो कैसा है, अद्वितीय। अगर a1 बाई a2 जो अनुपात है वो b1 बाई b2 का बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, एक अद्वितीय हल है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर आप सभी को कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 में से, यानी ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन नंबर सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही रहेगा, ठीक है, कि a1 बाई a2, सी इसका ऑप्शन सही रहेगा कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है इसके b1 बाई b2 के। से अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है और इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है, ऑप्शन 20 के दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले एक बार, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कहा गया एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न क्या है। ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं 5/2, 2/5, 9/2 और 7/2। एक भिन्न का अंश जो है हर के 2 गुने से 3 अधिक है, ऐसा कहा गया है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, दो कंडीशन है, तो भिन्न 1 हो जाता है, भिन्न का जो मान है 1 हो जा रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन भी आप लोगों को सामने दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार इसको सॉल्व करने वाले हैं आप लोग, पहले मानेंगे कि इसका जो अंश और हर है वो क्या है, क्या है कि भिन्न मान लीजिए कि माना भिन्न जो है, ठीक है, x और y है। पहले कंडीशन में ऐसा बोला गया है कि
जो अंश है हर के, ये अंश है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या है हर। तो बोला गया है पहले कंडीशन में यही कि अंश जो है वो हर के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, जो आपका अंश है वो हर के दो गुने से एक अधिक है। दोगुना कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गया पहला। उसके बाद दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में ऐसा कहा गया है, दूसरे शर्त में, सेकेंड शर्तानुसार अगर आप इसमें देखते हैं तो दूसरे शर्त में ये कहा गया है कि यदि आप भिन्न के हर में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके बटे 1 करके, तो 1 का गुणा यक्स में तो यक्स हो जाएगा, इस y प्लस 3 का 1 के साथ तो वही आ जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। इसको इधर रिप्लेस कर दीजिए, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे आप चाहेंगे तो इसको एक समीकरण बना लेंगे, यहां भी 2y को इधर करके, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन आपका ये हो गया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहां पे आप लोगों को बीज गणितीय विधि हल करने के लिए हमने बताया था। बीज गणितीय विधि हमने 2 विधियां बताई थी। ठीक है, तो एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। तो इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए आप सब क्या कर सकते हो, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे वज्रगुणन विधि। अच्छा, वज्रगुणन विधि तो नए सिलेबस के अनुसार हट चुका है, वो भी उससे भी आ जाएगा। हालांकि हम लोग देखिए ऐसे 2 समीकरण आपको प्राप्त होंगे तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा विलोपन विधि, सबसे इजी होता है। ठीक है, और सॉल्व करने में फास्ट मदद करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और अगला है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग क्या करना है, हल करना है, तो क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। और हमने बताया था कि विलोपन विधि में आप सब करते क्या है, विलोपन विधि का जब आप प्रयोग करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने बताया था क्या इसका शर्त है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना होता है कि सबसे पहला काम जब आप विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन का मतलब होता है क्या, विलुप्त करना, यानी गायब करना। किसी एक चर को आप क्या करेंगे, गायब करेंगे। कैसे गायब होगा, क्या कंडीशन होता है, हमने बताया था सबसे पहले जिस चर को आप गायब करना चाहते हैं उनका गुणांक सेम होना चाहिए। क्या, गुणांक सेम होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, यही बताया गया था। चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, प्लस हो तो दूसरा माइनस होना चाहिए। देखिए यहां पे इसमें समीकरण नंबर 1 में जो मैं यहां लिखा है इसका गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में भी आप देखिए तो इसका भी गुणांक क्या है, 1 है। यानी इसका गुणांक तो दोनों का सेम है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत है तो इनको आपस में क्या करेंगे, आप घटा देंगे। आप तो घटेगा कैसे, क्योंकि यहाँ चिन्ह तो सेम है, विपरीत करना है, तो अगर हम आपस में इनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह भी विपरीत हो जाएंगे, जिससे ये जो चर है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कर दीजिएगा माइनस, यहाँ जो माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चिन्ह विपरीत करना है, जैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, इसमें माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सेम है लेकिन विपरीत चिन्ह होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस 2y और प्लस y। इससे पहले क्या चिन्ह था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो माइनस 2y में से y माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस y। जो बड़ा है उसी का साइन भी आएगा, चिन्ह भी आएगा। इधर देखिए 1 में से 3 घटाइए तो क्या आएगा, -2। यहां से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। y का मान क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, x यहां से निकालेंगे। x कैसे निकलेगा, चाहे समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में आप रख दीजिए वैल्यू को। तो चलिए जिसमें आपको सही लग रहा है उसमें रख दीजिए, तो इसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, आप रख दीजिए। रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पर रख दीजिए 2, तो 2 गुणे 2 इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 1। इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 5। 4 1 5, x का मान आ गया आपका 5। y का मान कितना आया है, 2।
यानी भिन्न क्या हो जाएगा आपका, x और y है, तो आपका भिन्न संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, भिन्न आपका है x बाई वाई, तो x का मान रख देंगे 5, y का मान रख देंगे 2, यानी आपका जो भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब 5/2 हो जाएगा तो देखिए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, 5/2। ये जो इसका ऑप्शन है वो आप लोगों का क्या है, सही है। अच्छा, अगर आपको अपने आंसर को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है कि जो x का मान आया है 5 और y का मान आया है 2 वो सही है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि समीकरण 1 और 2 जो समीकरण आप बनाए हैं उसी में x और y का वैल्यू रख दीजिए। x और y का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे राइट हैंड साइड के बराबर अगर आपका आ जाएगा तो आपका आंसर भी सही आया है। ठीक है, हालांकि ये तो सही है, चेक कर लेते हैं, फिर भी जांच करना है, यदि आप तो जांच करना भी आप लोग सीख सकते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो x का मान आया है और जो y का मान आया है वो रख दीजिए उठा के। चलिए x का मान यहां पर रखिए, समीकरण 1 में 5 माइनस y का मान कितना रख दीजिए, y का मान रख दीजिए 2, तो -2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, देखिए 5 माइनस 2 दूना 4 कितना आ गया 1, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना, यही आपका आंसर क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ऐसा कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला गया है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, एक शांत जल में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए क्या होगा। देखिए यहां पे आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए किस चीज का ध्यान रखना है, ऑप्शन भी आपको दिए गए, आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हैं कैसे आप ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे अगर जहां नाव धारा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके लिए एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, हमेशा पहले तो नाव की चाल को आपको क्या मानना है, नाव की चाल को आप क्या मानेंगे x, ठीक है, और किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल को क्या मानेंगे y, ठीक है, किमी प्रति घंटा। नाव की चाल को आपको x मानना है और धारा की चाल को y मानना है। यहां पे बात आती है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल के लिए, ये पूछा जाता है। अगर आपसे कहा, जैसे आप देखिए यहां पे हम दिखा दी कंडीशन आप लोगों को, ठीक है, जैसे ये कोई इस तरह से ये तालाब वगैरह है या जहां बहुत समुद्र टाइप का जहां पे नाव चलती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, मान लीजिए आपका ये आपका इस प्रकार से, इसमें क्या है, ये नाव, ये क्या है, नाव है। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये नाव अगर चल रही है, ये नाव क्या है, अगर चल रहा है तो इसमें कंडीशन क्या कहा जाता है। मान लीजिए कि धारा का बहाव जो है, धारा का बहाव यानी धारा इधर बह रही है अगर, ठीक है, और नाव भी इधर चल रहा है, यानी नाव की चाल। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे देखिए धारा का जो बहाव है पानी, ठीक है, पानी का जो बहाव है, धारा का जो बहाव है, अगर इधर जा रहा है और नाव भी उसी दिशा में, नाव भी क्या उसी दिशा में अगर जाए, जिस दिशा में धारा का बहाव है उसी दिशा में अगर नाव भी आपकी चल रही है, तो आपको जिस स्थान पे जाना होगा आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर धारा का बहाव क्या उधरी है, आप उधरी क्या है, आपको जाना है, यानी नाव भी उधरी चल रही है, तो आप जहां जाना चाहते हैं उस स्थान पे आप जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे आप तैरते हैं, मान लीजिए जिनको तैरने आता है, अगर वो पानी में तैरते हैं तो पानी जिस दिशा में बह रही है, अगर आपको उधरी जाना है तो आप अपने स्थान पे क्या होंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो धारा की चाल है, ठीक है, जो धारा की चाल होगी,
धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जिससे आप क्या हो जाएंगे, अपने स्थान पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहां पे जब धारा की दिशा की बात करें, ठीक है, या धारा की विपरीत दिशा, अगर आपसे ये कहा जाए कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो क्या होगा, उस समय दोनों की चालें आपकी जुड़ जाएंगी, यानी धारा की और नाव की चाल, यानी हो जाएगा x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। अगर धारा की दिशा में, धारा जिस दिशा में बह रही है उधर ही आपकी नाव भी चलेगी, तो दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जिससे आप अपने स्थान पे जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा, केवल धारा की दिशा की बजाय कभी कभी आपसे ऐसा भी आ सकता है कि अनुप्रवाह कहेगा। अनुप्रवाह का मतलब भी यही होता है। अनुप्रवाह का मतलब होता है कि धारा की दिशा में अनुप्रवाह चाल। अगर नाव की चाल कहेगा कि धारा की दिशा में, अनुप्रवाह का मतलब यही होता है कि धारा के अनुदिश। अच्छा, धारा के अनुदिश कहें तो भी उसका मतलब यही है, ठीक है। अनुदिश का मतलब क्या, कि धारा की दिशा में, या कहेगा अनुप्रवाह। इस कंडीशन में भी दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी, ठीक है। यहां पे एक कंडीशन और ध्यान रखना है कि मान लीजिए धारा का बहाव इधर है, लेकिन नाव आपकी किधर चल रही हो, उसके विपरीत दिशा में। नाव की चाल यानी धारा का बहाव तो उधर हो, लेकिन आप की जो नाव है वो विपरीत दिशा में अगर चल रही है, ठीक है, आपको विपरीत दिशा में जाना है, जिधर बहाव है धारा का उधर ना होकर के आपको विपरीत दिशा में जाना है, तो नाव आपकी इधर चलेगी। तो जहां आपको जाना है, यानी इस साइड अगर आपको जाना है और धारा उधर बढ़ रही है, तो आपको अपने स्थान तक पहुंचने में क्या होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, जिससे आपको अपने स्थान पे पहुंचने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां पे कहा जाएगा कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल आपस में घट जाएगा। या धारा की दिशा में चाल कहे, या फिर आपसे कहे धारा की विपरीत दिशा में कहे, या तो आपसे कहे क्या, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब भी यही होता है कि धारा की विपरीत दिशा, ठीक है, इसमें भी चाल आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जहां भी नाव और धारा वाले क्वेश्चंस आएंगे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर धारा की दिशा में कहेगा तो दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। धारा की विपरीत दिशा में कहेगा तो आपस में चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में, यानी जिधर बहाव है धारा का उधर नाव भी चलेगा, तो दोनों की चालें आपस में ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये इसके क्या है, बेसिक्स है, जिसके क्वेश्चन आप इसी प्रकार बनाएंगे अगर आता है तो। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखिए सामने आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है वही चीज कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, तब आप बताइए धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की विपरीत दिशा बोल रहा है, तो डायरेक्ट अभी मैंने बताया, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी नाव की चाल तो आपको कितनी दी गई है, नाव की चाल आपको दी गई है 8 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी दी गई है, धारा की चाल जो है वो आपकी दी गई है 3 किमी प्रति घंटा। ये दिया गया है, तो आपको क्या बताना है, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल वो आपकी क्या हो जाएगी, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 किमी प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, 5 किमी प्रति घंटा। तीसरा गलती से मत कीजिएगा, 5 ही दिया है लेकिन वो मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। डी ऑप्शन इसका सही है, 5 किमी प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सामने दिया गया है, कहा गया है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो। यदि x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो तब x और y के मान क्या होंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो कहा गया है कि आप जो है x और y के मान बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट ही इसके लिए ऑप्शन को सेटिस्फाई करा देना है, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन, देखिए सामने पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है 0,6, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है 3,1 और सी तीसरा ऑप्शन है 1,3, चौथा ऑप्शन है 4,2। बस क्या करिए x और y के वैल्यू दिए गए हैं, इसी लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, x की जगह और y की जगह। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, जिसमें पहला देखिए 0,6, अगर x का मान 0 रखेंगे, ठीक है, y का मान 6 रखेंगे तो 6 नहीं आएगा, ज्यादा आ जाएगा, डबल आ जा रहा है। उसके बाद b, x का मान 3 रखिए, x की जगह 3 और y की जगह 1 अगर रख दीजिए। देखिए ये दिया गया है, बी ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। अगर x का मान यहाँ पे आप क्या रख देते हैं 3 लेफ्ट हैंड साइड में और y का मान 1, 3 गुणे 1 कितना आएगा। देखिए 3 एकम 3, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस यहाँ 3 एकम 3, कितना जा रहा है 6 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ऑप्शन ये आपका सही है, बी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कहा गया, देखिए सामने क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, कहा गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़े कोण का मान बताइए, बड़े कोण का मान बताइए। संपूरक कोण बोला कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या 18 अधिक है, तो यहां मान लेंगे कि बड़ा कोण। अच्छा यहां पर देखिए संपूरक शब्द का मतलब समझिए, संपूरक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब यह होता है कि जिन कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना हो, अगर 180 अंश होता है, ठीक है, जिन दो कोणों का योग कितना 180 अंश होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 अधिक है, तो वही बोला है कि बड़ा कोण आपका क्या होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले मान लेंगे कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, बड़ा कोण आपने मान लिया x है, छोटा कोण आपने क्या मान लिया y है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अच्छा इसमें एक चीज तो ये दिया गया है, हम लोग ऐसा जानते हैं कि संपूरक कोण है तो जिन दो कोणों का योग कितना 180 है, वह संपूरक है। तो इसमें देखिए प्रश्नानुसार बड़ा कोण बोला है, जो बड़ा कोण है यानी ये बड़ा कोण छोटे कोण से, किससे, छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, 18 अंश अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण आपका है x और छोटा कोण कितना है y माने हैं। अब प्लस कितना कर देंगे 18 डिग्री, तो यहां से इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, y को इधर लाएंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना 18 डिग्री। बल्कि आप चाहेंगे तो इसको एक समीकरण का नाम दे सकते हैं। अच्छा इससे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसा जानते हैं कि संपूरक कोण जिनका योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उन्हें आप क्या कहते हो, उन्हें आप कहते हैं भैया संपूरक कोण। तो हम लोग ऐसा जानते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए कि x प्लस वाई बराबर कितना 180 अंश। बल्कि आप इसको अगले समीकरण का नाम दीजिएगा, समीकरण नंबर क्या है आपका 2 है। अब इन दोनों को डायरेक्ट हल कर दीजिए, पता चल जाएगा। ऐड कर दीजिए, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, x से x मिलके 2x, ऐड कर दे रहे हैं इनको। ठीक है, इन दोनों क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस, कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके 2x। इधर आपका 18 और कितना 180, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 1 9 और 1 198। x में 2 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 198/2। डिवाइड कर दीजिए तो 2 9 18,
एक बचा 18 हो गया, फिर 2 9 18, 99 डिग्री। कितना? 99 अंश आ गया। अगर ये देखिए कौन सा कोण है, बड़ा कोण है, और वही पूछ रहा है आप लोगों से शायद, बड़ा कोण। अगर आपसे कहेगा छोटा कोण तो यहीं पे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या है, y है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको छोटा कोण ज्ञात करना है तो आप किसी समीकरण में उठा कर दीजिए। मान लीजिए समीकरण 2 में, यहाँ बोल सकते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, किसी में भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए इसमें रख देते हैं 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रख दीजिए डायरेक्ट, पता चल जाएगा। x का मान रख दीजिए 99, छोटा कोण निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 99 प्लस, इसमें रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो x की जगह 99 डिग्री और प्लस y बराबर कितना 180 अंश। इसको उधर दे दीजिए, ठीक है। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, इसको उधर दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 99, घटा देंगे 10 में से 9 1, ठीक है, और 17 में से 9, एक इसको वहां से ले दिया तो 17 बचा, 17 में से 9 तो 8, यानी 81 डिग्री। छोटा कोण कितना आ गया 81 डिग्री, और बड़ा कोण कितना आ गया 99 डिग्री। इन दोनों को योग करके देखेंगे तो आपको कितना दिखना चाहिए 180, तो 99 और 81 को ऐड करिए, देखिए 180 आ रहा है, तो 9 1 10, ठीक है, 80 लगा 1 9 8 17 और 1 18, ये आ गया। यानी आपका जो बड़ा कोण है, जो पूछ रहा हम लोगों से, वो ये है बड़ा कोण, जो कि कितना आया है 99 डिग्री आया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन आपका है इसमें, ऑप्शन नंबर तब बड़े कोण का मान है डी, लास्ट ऑप्शन इसमें लिखा है कि डी, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर की जांच करना चाहते हैं तो आप जांच कर सकते हैं किसी में रख करके, अभी इसमें रख दीजिए, अभी हमने रख के दिखा दिया, एक्स और वाई का मान रखा है 180 अंश आ गया। और इसमें भी आप किसी रखना अंतर वाले में रखना चाहते हैं अंतर में रख सकते हैं, जैसे एक्स का मान रख दीजिए कितना है 99, एक्स का मान कितना है 99 और वाई का मान कितना 81, तो 99 में से 81 माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, 90 में से यानी 9 में से 1 तो 8, यहाँ भी 9 में से 8 तो 1 आ जाएगा। यानी इसमें आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। बड़ा कोण कितना आएगा 99 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दो असमांतर रेखाएं बोला है, ठीक है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो समांतर है ही नहीं, ठीक है। अब कोई भी दो रेखा अगर असमांतर है, समांतर नहीं है, अगर कहने का मतलब इसका यह है, तो कितने बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, ऑप्शन दिया गया है, 2 बिंदु पर, 1 बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कितने बिंदु पे, हाँ अनंत बिंदु पे भी दिया है। उसके बाद तीसरा 3 बिंदु पर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दो असमांतर रेखा भैया, देखो एक लाइन ऐसे आप खींच दीजिए, असमांतर अगर है तो कहीं ना कहीं जाके क्या होंगे, मिलेंगे, एक ही बिंदु पे मिलेंगे ना, देखिए ऐसे। तो एक बिंदु पे अगर दो असमांतर रेखा है तो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी दो असमांतर रेखा यदि है तो वो क्या करेगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। 7 देखिए पढ़िए क्या लिखा गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, ये बोला गया है एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न का मान कितना है 3/5 है। भिन्न के मान एक करने के लिए, जो भिन्न का मान है एक करने के लिए अंश में कितना जोड़ना होगा, अंश में कितना जोड़ना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। कोई भिन्न है 3/5 और ये ऐसा बोल रहा है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 3/5 है कोई भिन्न और इसको हमको क्या करना है, एक बनाना है, जैसे भिन्न का मान 3/5 है, अगर हमको इसको क्या करना है, एक बनाना है, तो साफ साफ बोला है कि अंश में क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, ये जो भिन्न का मान है एक हो जाए, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी। तो अंश में बोल रहा है तो 3/5 है, बस इसी अंश में अगर आप 2 जोड़ देते हैं, कितना 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5/5 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा,
ठीक है, यानी क्या जोड़ना पड़ेगा अंश में, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर में क्या कहा गया है, एज वाला क्वेश्चन है, आयु पर आधारित है। देखिए जितने भी वर्ड वैल्यू के प्रश्न आते हैं, शाब्दिक प्रश्न, उन सबको हम टाइप वाइज भी कराएंगे। आप सभी को 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके सेट करा देंगे, जिससे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले में शाब्दिक प्रश्न के हर टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे, क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में एकदम पूरा का पूरा दिख जाएगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या, देखिए यहाँ पे सामने कहा गया है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी, अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, भविष्य की बात कर रहा है। तथा पिता व पुत्र की वर्तमान आयु है, पिता और पुत्र की जो है वर्तमान आयु आपको दोनों को बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला 50 वर्ष 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 40 वर्ष और 80 वर्ष दे दिया है। ठीक है, तीसरा है 20 वर्ष 30 वर्ष, चौथा है 40 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार आप देखेंगे, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, जिसके हिसाब से देखिए आपको क्वेश्चंस पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं 2 बार, 1 बार, 3 बार और क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहा है, तब तो आप आसानी से इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, जैसा बोला है उसे बोला है कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, करा ऐसा कि पिता है और पुत्र है, तो जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी। ठीक है, उसके बाद बोला है 5 वर्ष के बाद जो पिताजी हैं वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएंगे। तो बोला है कि पिता और पुत्र की आयु हो जाएगी। तो मान लेंगे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो, तो 2 चर में मानिए राइट। ठीक है, इसको हल करने के मानेंगे कि माना पिताजी की जो आयु है, पिता की आयु x वर्ष, ठीक है, और उनके पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु क्या मान लेंगे आप, मान लेंगे कि y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार अगर प्रथम शर्तानुसार देखिए तो क्या बोला है, पहले शर्त में ये बोला है ना कि जो पिताजी की आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये हो गए पिताजी और ये कौन हो गए, उनके पुत्र। ये पिताजी हैं और ये कौन है, ये उनका छोटा सा पुत्र है। हमने क्या माना, पिताजी की जो आयु माने हैं x वर्ष माने हैं और पुत्र की आयु क्या मान ली है, y वर्ष मान लिए हैं। अब देखिए ऐसा बोला है पहले शर्त में कि जो पिता की आयु है, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी है किसकी आयु, पिता की आयु की। छोटा कौन है, पुत्र। तो गुणा 4 से किसमें करेंगे, पुत्र में, तब न जाके वो पिताजी के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए पिता और पुत्र को जो छोटा उनमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसने 4 से गुणा कर दी 4y। ये पहला समीकरण बन जाएगा। तो पहले समीकरण अनुसार ये हो जाएगा कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना 4 गुना, तो 4y। ठीक है, यहां से एक समीकरण बन जाएगा। दूसरे शर्त में क्या बोला है, बोला है 5 वर्ष बाद, कितना, 5 वर्ष बाद। अच्छा, 5 वर्ष बाद की अगर बात करेगा तो जितने वर्ष बाद कही जाएगी एज के लिए इस चीज का ध्यान रखना है, जितने वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष वर्तमान में ऐड कर देते हैं, और जितना वर्ष पहले, ठीक है, या पूर्व कहा जाए उतना वर्तमान में से घटा देंगे। तो यहाँ 5 वर्ष बाद की बात की गई है, तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु इतना हो जाएगी, अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y + 5। अब क्या बोला है, अब ऐसा बोला है कि जो 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु है वो पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अभी भी ये छोटा ही है, अब इनको 5 वर्ष बाद भी तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो x + 5 y + 5, यानी पिताजी की जो आयु है 5 वर्ष बाद वो पुत्र की आयु में कितना गुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। तो अभी भी ये छोटा है, अगर इनको
पुत्र को पिताजी की आयु के बराबर करना है, तो जो छोटा है यानी पुत्र उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, इनके बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अब इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक, दूसरा समीकरण ये हो जाएगा। यहां से द्वितीय शर्तानुसार गाइड कर लेंगे कि जो पिता की आयु है x प्लस 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद की बात की गई है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, तो 3 गुणे कितना, y प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए इसमें और इसमें, 3 का y के साथ तो 3y, 3 का 5 के साथ तो 3 बचे आपका हो जाएगा 15। इसको सॉल्व करिए, चर को एक तरफ करिए, अचर को एक तरफ, 3y को इधर करिए, प्लस इधर आएगा माइनस, इसको भेज दीजिए उधर धीरे से, तो 15 में से 5 घटा देंगे, इधर क्या आएगा, ये आएगा माइनस आएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ये अपनी जगह रहेगा, इसको पकड़े रहो, ये प्लस है उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा -5, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 10। तो क्वेश्चन नंबर अगला सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर दीजिए सॉल्व, यानी क्या करेंगे, देखिए अगर हम डायरेक्ट यहीं पे करें, x का मान जो है उठा के इसमें रख दे, डायरेक्ट हो जाएगा यार, तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में डायरेक्ट रख सकते हैं, या इधर भेज के सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सुविधा पड़ेगा कर सकते हैं। x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दीजिए, किसकी जगह, x की जगह पे, तो x का मान 4y है, तो रख दीजिए डायरेक्ट, 4y माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। 4 में से y 3y घटा देंगे तो y बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। ये 10 वर्ष आ गया, ये किनकी आयु है, यह है पुत्र की आयु। पिताजी की आयु भी निकालना है, तो क्या करेंगे, y का मान उठा के इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो किसकी आयु आएगा, पिताजी की आयु हो जाएगा, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखिए, जहां पे y है उसकी जगह पे आप रख दीजिए 10, तो आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 40, 4 दाह में 40, तो इतना वर्ष ये आ गया, यानी पुत्र की आयु तो 10 वर्ष है और पिताजी की आयु 40 वर्ष, देखिए 4 गुना है, तो आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए कौन सा आप लोगों को दिख रहा है, शायद डी है ना, हाँ डी, इसमें आप लोगों का ऑप्शन डी सही है, यानी 40 वर्ष और 10 वर्ष, 40 वर्ष और 10 वर्ष, डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बल्कि आप समझने के लिए इसे क्या करिए, लिख लीजिए, ये अलग है, इसको मत, ये अलग हमें समझाने के लिए अलग से बताया है। ठीक है, आप इनका इसे क्या करिए, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, 2 रेखाएं दी गई हैं, बोला है कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं के लिए, अगर कोई हल नहीं है तो कौन सी शर्त है कि अनुपातों की तुलना ज्ञात करते हैं तो कोई हल नहीं प्राप्त। हमने बताया आप लोगों को, ठीक है, इसका हल लिखिए, इससे पहले बेसिक जो क्लास हुई थी उसमें हमने सब कुछ बताया था, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर कोई 2 समीकरण आपको दिया गया है, क्वेश्चन में यही दिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण दिया गया है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, अनुपात की तुलना कर लीजिए, a1 का a2 से, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2, और क्या अचर पद का अचर पद से, तो c1 बाई c2। कोई हल नहीं अगर होगा तो हमने बताया था कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती हैं। ठीक है, पहली रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर हो, तो अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है। और अनुपातों की तुलना अगर आप करेंगे तो क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ अनुपात की तुलना हमने करके बताया, देखिए क्या आया, अगर a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, लेकिन इसमें यदि तीसरा यानी b1 बाई b2 यह बराबर ना हो इसके c1 बाई c2 के, तो आप कहेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो क्या होगा,
कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अनुपात अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर हो, लेकिन यह c1/c2 b1/b2 का जो अनुपात है वो c1/c2 के अगर बराबर नहीं होगा तो आप कहेंगे कि इसका क्या होगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें आप लोगों को दिख रहा है, ये देख लीजिए। ठीक, आज के लिए हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा। ठीक है, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। बार बार देखिए, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम उससे डायरेक्ट करते जाए, हल करते जाए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम इसके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, वाला दिया है कि यदि x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 इक्वल टू 0, बोला है कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा। उसके 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप ऐसे क्वेश्चन तो देखिए 9th में आप लोग किए होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इस तरह से आप दिखा दीजिएगा कोऑर्डिनेट, कार्तीय तल पे इसको दिखाइएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका x होता है, x डैश होता है, y और y डैश होता है। ठीक है, देखिए यहां से आप क्या करेंगे, x का मान निकालिए तो x बराबर आ जाएगा 2, इसको उधर भेज देंगे, माइनस से उधर जाएगा प्लस, x का मान आ जाएगा 2, यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -6। ठीक है, y बराबर आ जाएगा -6। तो चलो देखो, इसके लिए आप क्या करेंगे, x बराबर 2 है, फर्स्ट 2 ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, 0,0, इसके दाहिने ओर अगर आप चलते हैं तो प्लस चलते हैं, इसके बाईं ओर माइनस, ऊपर की ओर चलते हैं तो आप पॉजिटिव, प्लस यानी नीचे की ओर चलते हैं तो नेगेटिव नहीं ऋणात्मक। तो देखिए x बराबर 2 है तो कितना यूनिट चलना है, कितना क्या चलना है, 2, तो यहाँ 1 2 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 1 और 2 प्लस में, प्लस लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर प्लस ही होता है। नीचे देखिए -6 यानी 1 माइनस में 2, ठीक है, 3, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस में -5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -6। तो देखिए x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब क्या है, x पर तो आप 2 स्थान चले लेकिन y पर कहीं नहीं गए, यहीं पे है। ठीक है, तो यानी पॉइंट क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 के लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचिए, तो पॉइंट सही मिला है, जो कि क्या है आपको, x पर 2 चले हैं तो 2,0 ये पॉइंट है। यहां से आप क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, x पर स्थित है तो यही से आप लाइन खींचेंगे तो क्या आएगा, y एक्स के समांतर। अगर x एक्स पे कोई पॉइंट स्थित है उसका ग्राफ खींचते हैं तो क्या आता है, y एक्स के समांतर आएगा। तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अगला है y बराबर -6, तो देखो x पे कहीं नहीं गया लेकिन y पे कितना चला है, 6 स्थान चला है, तो पॉइंट ये हो गया। यानी कोई भी पॉइंट अगर y एक्स पे स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x पर कहीं नहीं चला, पहले 0, लेकिन y पे कितना चला, -6, तो पॉइंट क्या हो गया, 0,-6। अगर आप इसका ग्राफ खींचते हैं तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये x एक्स के समांतर। अगर y एक्स पे कोई बिंदु स्थित है तो उसका ग्राफ क्या होगा, y एक्स के समांतर होता है। इसको मिला दीजिए आप ऐसे। ठीक, देखिए दोनों पॉइंट कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों x बराबर 2 के लिए और y बराबर इसके लिए -6 के लिए जो ग्राफ है, दोनों इस बिंदु पर यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका ग्राफ ऐसे आया है, ठीक है, इस टाइप से, इसका ग्राफ ऐसे गया है, दोनों कहां पे प्रतिच्छेद किए, इस बिंदु पर। यही जो बिंदु होगा वही पूछ रहा है कि क्या होगा उसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए x पर तो 2 और y पर कितना, -6, तो इस बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,-6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने, आप देखिए जो प्रश्न है, आज 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। कल इसके आगे के प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त।